Hello everyone, hope you're doing well. My name is Dr. Dilip Kumar and welcome back to the series. बीच में थोड़ा सा डिले हो गया था. I started a series with where I was targeting my own book, a review book of manual therapy by Dr. Dilip Kumar. My name is Dr. Dilip Kumar and I'm author of this book. Well, let's continue. The part 12 parts are already uploaded on my YouTube channel. Let's continue with the part 13 that you can see as well. So the part 13, we have part 13. You can call it a chapter 13. It's up to you. तो पार्ट 13 इज बेसिकली दी सर्वाइकल स्पाइन. सो लेट्स कंटिन्यू कि सर्वाइकल स्पाइन में उसकी थोड़ी बहुत एनाटमी, उसकी थोड़ी बहुत बायोमेकेनिक्स, उसकी थोड़ी बहुत असेसमेंट एंड देन जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं वो में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है. और जो इसके 12 पार्ट्स हैं दे आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल. आप मेरी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाके रिव्यू बुक ऑफ मेनल थेरेपी प्ले लिस्ट के नाम से होगी एक रिव्यू बुक ऑफ मेनल थेरेपी में जाएंगी तो आपको 12 पार्ट्स इजिली मिल जाएंगे. तो पार्ट 13 वी हैव दैट इज अ सर्वाइकल स्पाइन. तो पहला उसकी हेडिंग है फंक्शनल एनाटमी एंड द मूवमेंट. मतलब उसकी फंक्शनल एनाटमी क्या है सर्वाइकल स्पाइन की. उसमें 7 वर्टिब्रास होते हैं. नंबर C1 जो है विच इज नॉट पल्पेबल, उसको डिनोट C से किया जाता है. लोडोटिक कर्व होता है सर्वाइकल स्पाइन में. C2 टू ऑनवर्ड, C01 टू अपर सर्वाइकल स्पाइन कहलाते हैं. C3 टू 7 जो है वो ऑनवर्ड लोअर सर्वाइकल स्पाइन कहलाते हैं. तो सर्वाइकल स्पाइन कंसिस्ट ऑफ द सेवरल 7 pairs of the joints that is in an area in which the stability has been सेक्रीफाइस्ड फॉर द मोबिलिटी. बहुत सारी सबसे ज्यादा मूवमेंट जो है रोटेशंस होती हैं, लेकिन बहुत सारी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड भी हैं. देर आर द कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सेक्रीफाइस्ड हैं ड्यू टू द सेवरल रीजन. बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं दे आर वेरी क्लोज इन रिलेशनशिप विद द सर्वाइकल स्पाइन. दिस इज द रीजन कि वहां पर जो एक्स्ट्रा मोबिलिटीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस्ड हैं. ब्रेकल प्लेक्सस आपके साथ है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज वगैरह हैं. देर आर द सेवरल things which basically compromising the mobility at a cervical spine. सबसे ज्यादा रोटेशंस होती हैं, बाकी भी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं. फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, अपर सर्वाइकल पे अलग होती है, लोअर सर्वाइकल पे अलग होती है. एक एक चीजें करके हम इसको देखेंगे. सो प्राइमरली जो सर्वाइकल स्पाइन है दैट इज डेफिनेटली द वल्नरेबल टू द इंजरी, जिसकी वजह से ये मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है. और ये लोकेटेड कहाँ पर है? हैवी हेड जो आपका सर है एंड देन स्टेबल थोरेसिक स्पाइन के दरमियान जो है वो पूरी सर्वाइकल स्पाइन होती है. डेफिनेटली C0 स्टार्ट फ्रॉम द C0 इज बेसिकली द सर्वाइकल ऑक्सीपिटल विच इज इमेजिनरी. फिजिकली इट डजंट एग्जिस्ट. C1 एग्जिस्ट करती है और उसको भी पैल्पेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी कोई स्पाइनस प्रोसेस वगैरह नहीं होता. वेल, cervical spine is divided into the upper cervical spine which is C0 to C2, C0, C1, C2, जिसको सर्वाइको इंसेफेलिक या सर्वाइको क्रेनियल भी कहा जाता है बिकॉज ये क्लोजली इन रिलेशनशिप होता है ब्रेन के, क्रेनियम के. एंड देन फॉर द अपर सर्वाइकल स्पाइन एंड देन वी हैव द लोअर सर्वाइकल स्पाइन विच इज द सर्वाइको ब्रेकियल बिकॉज C3 टू 7 जो है वो ब्रेक लोअर सर्वाइकल स्पाइन कहलाता है क्योंकि ये इनक्लोज होता है ब्रेकल प्लेक्सस के. This is the reason. If you remember the nerve roots of the brachial plexus, we have C5, 6, 7, 8, and T1. Well, so while for the examination treatment, हमने दोनों को देखना होता है. तो सर्वाइकल स्पाइन जो है वो सब डिवाइडेड है. हेड एंड नेक में जिसको अपर सर्वाइकल कहा जाता है एंड देन नेक और नेक में जिसको मिड सर्वाइकल कहा जाता है. तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है लेकिन मेनली 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, अपर और लोअर में. लेकिन अपर है C0, 1, 2, C0, C1, C2 और मिड सर्वाइकल है C3, 4, 5 एंड देन 6, 7 लोअर सर्वाइकल स्पाइन है. ठीक है. एटलांटो जो ऑक्सीपिटल है जिसको C01 कहा जाता है और C12 को एटलांटो एक्सेल कहा जाता है. ठीक है. एटलांटो जो ऑक्सीपिटल है आपका जिसको C0, C1 कहा जाता है और वी हैव एटलस एंड देन वी हैव एक्सेस C1 एंड C2. तो एटलांटो जो ऑक्सीपिटल का जॉइंट है विच आर द टू अपर मोस्ट ज्वाइंट्स एंड देन प्रिंसिपल मोशन जो इन अपर सर्वाइकल पे होती है दैट इज द नोडिंग मूवमेंट. व्हेन यू से यस एंड व्हेन यू से नो, these type of the nodding movements they are primarily performed at the upper cervical spinal joint जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं. तो उस पे जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है वो 15 से 20 डिग्री होती है. दैट्स द नोडिंग मूवमेंट. एंड जो साइड फ्लेक्शन मूवमेंट है वो राउंड अबाउट 10 डिग्री होती है. वाइल जो रोटेशन है वो निग्लिजिबल है. मोस्ट ऑफ द रोटेशन जो है वो लोअर सर्वाइकल पे होती है. दीज जॉइंट्स आर द इलिप्सॉइड इन नेचर एंड दे एक्ट इन यूनिसोन एज अ सिंगल जॉइंट काम करते हैं. द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेशन हम इसको कह सकते हैं. एक्सेल स्केलेटल में से सबसे ज्यादा एक्सेल स्केलेटन जो आपका स्पाइनल सारे के सारे ज्वाइंट्स हैं. और वी हैव अपेंडिकुलर जो एक्सट्रीमिटीज में आते हैं. देन वी हैव एटलांटो एक्सेल जो कि C01
और C2 से के दरमियान जो ज्वाइंट होता है। इट आल्सो कंस्टिट्यूट द मोस्ट मोबाइल आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पाइन, जिसपे फ्लेक्शन एक्सटेंशन राउंड अबाउट 10 डिग्री तक होती है, साइड फ्लेक्शन 5 डिग्री होती है, और रोटेशन जो है विच इज नेग्लिजिबल बट अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री होती है, जो कि प्राइमरली मूवमेंट है इस ज्वाइंट की, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट की होती है। इसकी अगर हम बात करें तो C2 का एक प्रोसेस है, ओडेंटॉइड प्रोसेस है C2 का, जो एज अ पिवट एज ए एक्सिस काम करता है, और वो बिल्कुल अंदर C1 की एक कह लें कि उसमें एक स्पेस होता है, होल होता है, उसमें ओडेंटॉइड प्रोसेस C2 का अंदर होता है, एंड दैट इज लाइक जिस तरह वो फ्लोर मिल होती है ना, दैट इज द आटे जो ग्राइंडिंग चक्की कह लें, दैट काइंड ऑफ जो स्टोन एज में यूज करते थे, दैट काइंड ऑफ द रिजेम्बलेंस। तो उसमें जो C शेप है, रिंग शेप है, वो C1 का होता है, और जो उसके अंदर क्या कह लें कि जो कील टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, दैट इज ऑडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ द C2। आगे मैं आपको इसकी बेसिकली पिक्चर भी दिखाऊंगा। अगर आप इसको बिल्कुल राइट साइड में पिक्चर चेक करेंगे तो C2 लिखा हुआ ऑडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सेस, जो C1 के रिंग शेप में जाके एटलांटो एक्सेल ज्वाइंट बना रहा होता है। बहरहाल तो ये पिवट ज्वाइंट है, तो डेफिनेटली ये इसको रोटेशन प्रोवाइड करता है, और इसको पिवट ज्वाइंट भी कहा जाता है, ठीक है। ओके जी, देन वी हैव अ लेटरल एटलांटो एक्सेल आर द फेसेट जॉइंट। फेसेट जॉइंट वी ऑल नो दैट कि एक वर्टिब्रा पे दो फेसेट जॉइंट होते हैं, राइट साइड पे भी और लेफ्ट 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 साइड पे भी, एंड दे आर द प्लेन जॉइंट्स, एंड जिसको वेल जाइगोफिजियल ज्वाइंट भी कहा जाता है। ओके, सो नॉर्मली व्हेन इफ अ पर्सन कैन टॉक एंड च्यू, दिस इज प्रोबेबली द सम मोशन अकरिंग एट इट। जब हम बात कर रहे होते हैं, ओके, या जब च्यूइंग मूवमेंट जो हमारी मेस्टिकेशन की मूवमेंट है, जब हम कोई चीज चबा रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत जो मूवमेंट्स हो रही होती है वो एटलांटो एक्सेल की बदौलत हो रही होती है। एंड देन वी हैव ऑब्वियसली द लोअर सर्वाइकल स्पाइन, जिसको सर्वाइको ब्रेकल एरिया भी कहा जाता है, और अगर इस एरिया में पेन हो तो वो अप्रोक्सीमिटी की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये ब्रेकल प्लेक्सस से रिलेशनशिप में होता है। तो अगर कोई भी इंजरी लोअर सर्वाइकल में होती है, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन या डायरेक्ट व्हिप्लेश इंजरी वगैरह, इट कैन डायरेक्टली लीड टू द सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सो द ओरिएंटेशन ऑफ द सर्वाइकल फेसेट जॉइंट, वो आपको जो ओरिएंटेशन मतलब उसकी शक्ल, किस एंगल पे वो पड़े हुए हैं, द एंगल बिटवीन दी फेसेट जॉइंट। तो एंगुलेशन जो है थोरेसिक लेवल पे डिफरेंट होती है, सर्वाइकल की डिफरेंट होती है। तो द ओरिएंटेशन ऑफ द फेसेट जॉइंट है that varies among the individual and it also may vary from segment to segment। मतलब अपर सर्वाइकल की ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू द लोअर सर्वाइकल स्पाइन कुड बी डिफरेंट, आपकी मेरी सबकी, मतलब पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, लेकिन विद इन अ सेम पर्सन उनके अपर और लोअर सर्वाइकल की अगर बात करें तो वहां पर भी ये बिल्कुल ओरिएंटेशन वेरी करती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल में जो फेसेट जॉइंट की एंगुलेशन होती है वो 45 की एंगल होती है विथ रेस्पेक्ट टू द वर्टिब्रा, ठीक है। Okay, so the facet joint, they are very large and almost flat at a cervical spine. So cervical spine is definitely surrounded by the several muscles, the and longitudinal ligament जो इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और अलबत्ता मूवमेंट भी जो है नेक की प्रोवाइड करते हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन नेचुरल कर्व उनका क्या है, लॉर्डोटिक इन नेचर है, सर्वाइकल और लंबर लॉर्डोटिक इन नेचर है, काइफोसिस थोरेसिक और जो सैक्रल है वो काइफोटिक इन जो है वो नेचर है। और उसके साथ साथ दे आल्सो वर्क एज अ, दे हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। जो दरमियान में डिस्क पड़ी हुई है वो उनको वेट डिस्ट्रीब्यूशन, शॉक एब्जॉर्प्शन में भी जो है वो हेल्प कर रही होती है। तो कर्व्स का मेन काम सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ एक शक्ल प्रोवाइड करते हैं, बट आपका जो सर्वाइकल स्पाइन में कर्व्स है उसका मेन काम है वेट को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड दे वर्क एज अ शॉक एब्जॉर्बर टू। एंड डेफिनेटली सर्वाइकल स्पाइन आल्सो रिसीव द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द वेरियस आर्टरीज, जिसमें मैंने आपको बताया कैरोटिड आर्टरीज हैं, ब्रेकल कैरोटिड आर्टरी ही आगे चल के ब्रेकल आर्टरी में, व्हेन इट क्रॉसेस द एक्सेला इट कन्वर्ट्स इनटू द एक्सेलर आर्टरी, देन इट गोज टू द ब्रेकल आर्टरी, और यही ब्रेकल आर्टरी आगे चल के रेडियस और अल्ना की तरफ जा रही होती है। बहरहाल सो दीज आर्टरी दे प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सराउंडिंग। तो जितना भी सर्वाइकल स्पाइन है उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो सर्वाइकल डेफिनेटली बोन को भी ब्लड सप्लाई होती है, मसल्स को भी ब्लड सप्लाई होती है, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। नर्व रूट्स जो एग्जिस्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को थ्रू ओपनिंग, जिनको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। हर वर्टिब्रे पे दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है स्पाइनस, एक होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। देन वी हैव अ फैसेट जॉइंट, दो तीन जॉइंट्स होते हैं जिसको सेगमेंटल सेगमेंट कहा जाता है, मोशन सेगमेंट कहा जाता है। उसमें दो फैसेट जॉइंट और एक वर्टिब्रा के दरमियान जॉइंट होता है। उसी के साथ साथ कुछ फोरामिन होते हैं, एक होता है स्पाइनल कैनाल जो बिल्कुल दरमियान में होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है,
और दूसरा इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं जो बिल्कुल साइड में होते हैं, जहां से इंटरवर्टिब्रल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं, जस्ट लाइक ब्रेकियल प्लेक्सस है। तो आपकी जो C5 और C5 की नर्व रूट राइट से भी निकलेगी, लेफ्ट से भी निकलेगी, तो वो C5 डिनोट करती है कि ये C5 के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकल रही, और वहां के सिर्फ नर्व नहीं पास करती, फोरामेन मतलब सुराग, छोटा सा सुराग, और केनाल मतलब बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द, तो वहां से नर्व्स भी पास कर रही होती हैं और अदर स्ट्रक्चर आर्टरीज भी पास कर रही होती हैं, जो कि वर्टिब्रा के बिल्कुल साइड में लोकेटेड होते हैं। तो वहां से नर्व रूट भी एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइकल नर्व्स हम उनको कहेंगे, क्योंकि वो सर्वाइकल वर्टिब्रा से पास कर रही होती है। So the understanding the anatomy of cervical spine is definitely important for diagnosing and treating the condition. तो कोई भी नेक पेन हो, इनफेक्ट शोल्डर पेन हो, तो उसके लिए भी अगर वो पेन रेडिएट कर रहा है तो आपको सर्वाइकल स्पाइन की एनाटमी आना लाजम है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे जो सर्वाइकल स्पाइन को डिवाइड किया गया है, इस पे टॉप ऑफ द जो वर्टिब्रा है ये C2 है, क्योंकि किस बुनियाद पे हम कहेंगे कि जो ओडेंटाइट प्रोसेस होता है वो लिखा हुआ ओडेंटाइट प्रोसेस ऑफ द एक्सिस, और एक्सिस कहा जाता है फर्स्ट बोन को एटलस कहा जाता है, दूसरी C2 को एक्सेस कहा जाता है, और C1 के रिंग शेप में ये ओडेंटाइल प्रोसेस जाके आपका एटलांटो एक्सेल जॉइंट बनाता है, जिसको आप C1 C2 बेसिकली कहते हैं। बाकी भी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, और जिनके पिक्चर्स आपके सामने डिनोटेड है। आपके सामने एटलस भी है, C1 बोन भी है, और उसके प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, ऑल यू कैन सी इन द पिक्चर। अगर आप उसके नीचे वाली स्कल के बराबर में पिक्चर देखेंगे तो C1 से लेके C2 जो है दैट इज द अपर सर्वाइकल स्पाइन, C3 से C5 जो है मिड सर्वाइकल, और C7 और C6 और 7 जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन है। अब हम आ जाते हैं कि इसके ऊपर जो बोन्स और जॉइंट मूवमेंट अभी हमने डिस्कस किया था। बोन कितनी है हमारे पास, 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं, और जॉइंट की बात करें तो सबके दरमियान एक एक जॉइंट होता है, लेकिन बराबर में जो दो फेसेट जॉइंट भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मतलब C1 और C2 के दरमियान जो जॉइंट होगा, या दो वर्टिब्राज के दरमियान एक जॉइंट होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, और दो उसके जॉइंट होंगे जो है वो फेसेट जॉइंट के। तो कलेक्टिवली इन तीनों जॉइंट को मोशन सेगमेंट कहा जाता है। तो बोन और जॉइंट मूवमेंट की बात करें तो सर्वाइकल स्पाइन हैज अ ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ द एंटायर स्पाइन। सब स्पाइन में से, थोरेसिक लंबर में से सबसे ज्यादा जो मूवमेंट होती है वो सर्वाइकल स्पाइन में होती है, रोटेशन भी सबसे ज्यादा होती है। सजाइटल प्लेन की मूवमेंट्स होती है, सजाइटल प्लेन्स की मूवमेंट मतलब फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होती है। रेस्टिंग पोजीशन की अगर बात करें तो इनकी नेचर कर्व कौन सा है, लोडोटिक इन नेचर है, और ड्यूरिंग फ्लेक्शन जो है वो लोडोसिस गायब हो जाता है। जब हम फ्लेक्शन करते हैं लेट सपोज, तो वो लॉस ऑफ द लंबर लोडोसिस हो जाता है, और वो स्पाइन थोड़ी बहुत स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेट होने के बाद अल्टीमेटली इट गोज इनटू द देन kyphosis व्हेन वी डू फ्लेक्शन, सिंपल इज दैट, एंड अल्टीमेटली ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ये लोडोटिक कर्व बढ़ जाता है। ठीक है, सो इट मींस लोडोसिस इज नॉर्मल बट एक्सैजरेशन ऑफ लोडोटिक कर्व इज एबनॉर्मल। ठीक है, ये याद रखिएगा। सो मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन जो है दे फॉलो अ कॉनकेव रूल। ओके, एक हमारे पास कॉन्वेक्स रूल है, एक हमारे पास कॉनकेव रूल है। तो इंफीरियर फेसेट ऑन द क्रेनियल वर्टिब्रा ऑफ द सेगमेंट प्रोसेस, अच्छा फेसेट जॉइंट जो है वो दो वर्टिब्रास के दरमियान बनता है, मतलब दो वर्टिब्रास के जो पेरिफेरल में एक आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल C3 है, तो C3 का एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहेंगे आर्टिकुलर फेसेट। ठीक है, उसको हम कहेंगे सुपीरियर फेसेट कह सकते हैं। और C4 का सॉरी C3 का इंफीरियर फेसेट और C4 का सुपीरियर फेसेट मिलके एक फेसेट जॉइंट बनाते हैं, क्योंकि जॉइंट हमेशा बनता है दो बोन्स को मिलाने के बाद। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अपर वाली वर्टिब्रा का इंफीरियर सरफेस, लोअर वर्टिब्रा का सुपीरियर सरफेस मिलके फेसेट जॉइंट बनाते हैं। तो फेसेट जॉइंट को कभी भी C3-4 फेसेट जॉइंट नहीं कहेंगे, फेसेट जॉइंट बनेगा दो वर्टिब्रास को मिला के। तो फेसेट जॉइंट अगर कोई लिखता है फेसेट C3-4, तो मतलब वो बता रहा है कि इसमें C3 भी कंट्रीब्यूट करता है, C4 भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कंबाइंड मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्किल्ड यूज ऑफ द कंबाइंड मूवमेंट पैटर्न इज एसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन, डायग्नोसिस एंड डेफिनेटली द जॉइंट मोबिलाइजेशन। कंबाइंड मूवमेंट मतलब दो मूवमेंट्स को मिलाना। लेट सपोज जब आप फ्लेक्शन करते हो उसके साथ रोटेशन कर रहे हो, दैट इज द कंबाइंड मूवमेंट। कपलिंग मूवमेंट्स आर आल्सो टाइप्स ऑफ द कंबाइंड मूवमेंट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंबाइंड मूवमेंट हम इसीलिए भी परफॉर्म कराते हैं ताकि हम दो मूवमेंट्स को मिला के चीजों को चेक करना होता है हमने। जस्ट लाइक एक हमारे पास डाउन स्लोप टेक्निक होती है, अप स्लोप टेक्निक्स होती हैं, वो भी कंबाइंड मूवमेंट्स की ही कैटेगरी से आती हैं। ठीक है, देन वी हैव अ कपल्ड मूवमेंट। कपल मूवमेंट्स हम कहेंगे कि जब दो मूवमेंट्स को आप मिलाते हो, कोई भी सर्वाइकल की दो मूवमेंट्स को मिलाओ, जो रिजल्टेंट मूवमेंट मिलेगी अगर वो आपको ज्यादा मिले, रेंज आपको ज्यादा मिले, रुकावट आपको कम मिले, और वहां पर एंड फील आपको सॉफ्ट मिले, दे आर कपल्ड विथ ईच अदर। एंड व्हेन इसी तरह जब सर्वाइकल स्पाइन की दो मूवमेंट्स ऐसी आप मिलाओ, ठीक है, रिजल्टेंट मूवमेंट आपको कम मिले, रुकावट रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिले, दे आर नॉन कपल्ड विद ईच अदर। और कपलिंग और नॉन कपलिंग मूवमेंट दे आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लॉक। नॉन कपल मूवमेंट
दे आर ऑफनली यूज्ड टू लॉक द जॉइंट। जॉइंट लॉक होगा तो आप उसको अनलॉक कर पाओगे। ओके, सो द cervical rotation and side bending, they are usually coupled with each other. So when we rotate the cervical spine and along with them we do the side bending, the resultant movement you will see that would be the more, and the resistance would be the less. So this is how you call them as a coupled with each other. Same with the non-coupled movement when you do a cervical rotation and side bending but in opposite side. So जब आप राइट साइड रोटेशन करते हो, राइट साइड रोटेशन के बाद जब राइट साइड बेंड करने के बाद राइट साइड जब रोटेशन करोगे तो दे वुड बी इजी टू अचीव, दे आर कपल्ड विथ ईच अदर। उसी तरह जब आप राइट साइड बेंड करके अपोजिट साइड पे रोटेशन करोगे तो रिजल्टेंट मूवमेंट आपको रुकावट ज्यादा मिलेगी, रिजल्टेंट मूवमेंट आपको कम मिलेगी। सो दे आर द नॉन कपल्ड विथ ईच अदर। ओके, सो कपलिंग एंड नॉन कपलिंग दे आर यूज फॉर द डिफरेंट पर्पज। यहाँ पर आप लाइन पढ़ने वाली है कि नॉन कपल्ड सर्वाइकल मूवमेंट्स दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर लॉकिंग टेक्निक्स। जब हम लॉकिंग टेक्निक्स करेंगे तो उसमें नॉन कपल्ड मूवमेंट्स का आपने याद रखना लाजम है। इसी तरह हर सेगमेंट की अलग अलग लॉकिंग एंड अनलॉकिंग होती है। प्राइमरी जो मूवमेंट्स है सर्वाइकल स्पाइन स्पाइन पे कौन कौन सी होती है? फ्लेक्शन जो कि सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन मतलब जब आप गर्दन आगे की तरफ ले जाते हैं, जब आप अपना नोज जो है टूवर्ड चेस्ट बोन लेके आते हो, ओके, दैट इज द फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन जब आप अपनी गर्दन जो है बैक ऑफ द थोरेसिक स्पाइन की तरफ लेके जाते हो, दैट इज द सर्वाइकल एक्सटेंशन। साइड वे साइड फ्लेक्शन, लेटरल बेंडिंग जिसको कहा जाता है, लेटरल फ्लेक्शन या साइड बेंडिंग कहा जाता है। जब आप अपना कान राइट राइट वाला कान, राइट वाला एयर जब आप राइट शोल्डर की तरफ ले आओ, दैट इज द साइड वे मूवमेंट, दैट इज द साइड फ्लेक्शन जो आपकी कोरोनल प्लेन पे मूवमेंट होती है। उसके बाद रोटेशन जो कि ट्रांसवर्स प्लेन पे होती है। तो वो बेसिक मूवमेंट्स है। एंड देन वी हैव अ सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है। सर्कमडक्शन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूवमेंट। जब आप तीनों मूवमेंट्स को मिलाते हो, जस्ट लाइक शोल्डर सर्कमडक्शन है, तो शोल्डर सर्कमडक्शन कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है बट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट। कम टू द एग्जामिनेशन की, हम अपर सर्वाइकल स्पाइन में जो एटलांटो एक्सेल है उसको एग्जामिन कैसे करेंगे, उस पर मूवमेंट कौन कौन सी होती है, उसको थोड़ा बहुत देखेंगे। अपर सर्वाइकल स्पाइन कंसिस्ट ऑफ द C0, C1 एंड C1 C2, एटलांटो ऑक्सीपिटल एंड एटलांटो एक्सेल ज्वाइंट। अपर सर्वाइकल जो है लोअर सर्वाइकल से डिफर करती है डिफरेंट स्ट्रक्चर और मूवमेंट्स के बुनियाद पे। जिस तरह C1 को तो पैल्पेट ही नहीं किया जाता, C0 तो होती नहीं है। सो एब्सेंस ऑफ द डिस्क एट अ C1 स्पेशली, एंड what we can say convertible joint, it is a very special ligamentous connection at a upper cervical joint. So presence of the muscles enable the segment to move independently. There's an example, just like जो rotations है C1 और C2 पे, which is produced by the contraction of the obliques crepitus inferior muscle. In short बताने का मकसद ये है कि एक जॉइंट है जिसके एक सेगमेंट को आप पेल्पेट नहीं कर पा रहे, वहां पर लिगमेंट भी सबसे ज्यादा है एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू टच, तो डेफिनेटली उसको एग्जामिन करना वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। जस्ट लाइक इफ आई एम लेट मी टेल यू कि जब हम मोबिलाइजेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो मोबिलाइजेशन के लिए पूरे जॉइंट के दोनों सेगमेंट को मूव पेल्पेट करना लाजम है, लेकिन आप अल्टीमेटली पेल्पेट ही नहीं कर पा रहे। C1 को पेल्पेट नहीं कर सकते, C0 होता नहीं है, बचा C2। लेकिन मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास मोलिगन की हेडेक स्नेक और रिवर्स स्नेक है जो स्पेशली अपर सर्वाइकल पे की जाती है। वहां पर C1 को मोबिलाइज किया जाता है लेकिन पेल्पेट करके नहीं, उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को लेके, मतलब स्कल के थ्रू आप C1 को मोबिलाइज करते हो। दिस इज हाउ डिसऑर्डर्स ऑफ अपर सर्वाइकल स्पाइन फ्रीक्वेंटली जो रिजल्ट होती हैं वो हेडेक की तरफ लेके जाती है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हेडेक स्नेक और रिवर्स स्नेक में मोबिलाइजेशन होती है अपर सर्वाइकल की, अपर सर्वाइकल में मैनिपुलेशंस भी होती हैं, बट दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू दी वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर द आर्टरीज। दैट्स व्हाई दे रेडिएट दी, रेडिएट तो नहीं कहेंगे, दे रेफर द पेन एंड सिम्टम टूवर्ड द हेडेक। इसीलिए वर्टाइगो, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सारी के VBI सिम्टम, वर्टिब्रल जो बेसिलर इंसफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं, चक्कर आना, दिमाग का फोगी होना, मिग्रेन हेडेक्स, they are closely related with the upper cervical spine. So the high upper cervical spine doesn't involve the intervertebral disc, whereas the upper cervical spine also include the C2, C3 जो कि mid cervical spine में आ जाता है। ओके जी। सो एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में असेसमेंट हम इसकी कैसे रखेंगे कि दोनों जॉइंट्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। मेक श्योर मोबिलाइजेशन कैन बी यूज्ड एज अ एग्जामिनेशन and mobilization can also be used as a treatment too. So when you are just like we have PIM, the posterior intervertebral motion, which is also a test to assess the which is a mobilizing test to assess the segment कि कौन सा segment when you mobilize the C2, let's suppose if a patient having a pain, there is also examination, but the same patient when it comes to a treatment you also have to mobilize। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो सेम mobilization can be used for examination and can be used as a treatment। तो अगर पेशेंट
अपर सर्वाइकल सिम्टम के साथ आ रहा है, हेडेक, वर्टाइगो, चक्कर आना, डिजीनेस वगैरह, इस तरह करके, तो अगर आप उसके मोबिलाइज करते हो, जस्ट लाइक हेडेक्स एंड नेक, हेडेक्स एंड नेक की वन ऑफ द रिकमेंड टेक्निक इज टेस्ट इज द एफआरटी, फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट, गिवन बाय द ब्रायन मोलिगन इन हिज बुक। मोलिगन चैप्टर का एक चैप्टर है, मोलिगन बुक का एक पहला चैप्टर है सर्वाइकोजेनिक हेडेक, उसकी पहली टेस्ट है फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। उस टेस्ट को कराने के बाद अगर आप सर्च करेंगे तो मेरी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगी, तो उससे ये चेक किया जाता है कि पेशेंट को सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। देन ऑब्वियसली डिटेल्ड हिस्ट्री, आप पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री ले रहे होते हो कि भाई कोई रिसेंट ट्रामा तो नहीं हुआ, कि आपको चक्कर आ रहे हैं, क्या ये वैसे ही आ रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, किसी को स्ट्रेस हेडेक है। एवरी हेडेक इज नॉट अ सर्वाइकोजेनिक हेडेक। कुछ हेडेक आपको ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा हो, किसी और वजूहत से हो रहा हो, तो यू कैन नॉट रिलेट देम कि भाई इसको तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक ही है। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक में ही सर्वाइकोजेनिक की मोबिलाइजेशन, अब अपर सर्वाइकल की मोबिलाइजेशन की जाती है। और सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए पूरा प्रोटोकॉल है, एफआरटी टेस्ट कराती है और भी बहुत सारी चीजें चेक की जाती हैं। देन यू हैव ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करते हो कि मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है। वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशन फॉर मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन इज द हाइपोमोबिलिटी। अगर जॉइंट हाइपोमोबाइल ही नहीं है तो उसको मोबिलाइज क्या करना, क्योंकि पहली इंडिकेशन उसकी, अगर जॉइंट कोई हाइपर मोबाइल है तो वो तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में आएगा। तो आप चीजें ऑब्जर्व करोगे, रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड है, एक्टिव मूवमेंट की तरफ जा सकते हो, पैसिव मूवमेंट की तरफ जा सकते हो, कंबाइंड मूवमेंट की तरफ जा सकते हो। तो सबसे पहले पेशेंट का जो प्रेजेंट पेन है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस किस्म का है। बहुत सारी चीजें हैं कि अगर उसको पेन ही इंट्राक्रैनियल प्रेशर, स्ट्रेस हेडेक है, किसी को मुसलसल ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस की वजह से उसको हेडेक हो रहा है, और आप कहते हो कि ये सर्वाइकोजेनिक है, इट इज नॉट मैंडेटरी। वेल, तो बहुत सारी चीजें, डिफॉर्मिटीज को चेक करोगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की देख करोगे कि अगर किसी को हेडेक के साथ साथ अपर मोबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें, विप्लिश इंजरी है, किसी को ट्रॉमा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मसल्स वेस्टिंग हो रही है, क्वाइट पॉसिबल किसी और चीज का पेन आ रहा हो, लाइक थायराइड इश्यूज की वजह से पेन आ रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एज आई टोल्ड यू, सर्वाइकल स्पाइन इज फुल ऑफ द सेंसिटिव मसल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स टू। ओके, सो यू नीड टू ऑब्जर्व द पेशेंट्स पोस्चर एज वेल एंड हेड पोजिशन। किसी को फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो, फॉरवर्ड हेड पोस्चर में ऑब्वियसली उसकी पूरी अपर सर्वाइकल स्पाइन, सॉरी पूरी स्पाइन की जो सिमेट्री है वो चेंज हो जाती है। तो किसी को चिन की कोई पॉकी चिन हो, लेट सपोज, तो उसकी जो है वो एनाटमी चेंज हो जाती है। तो पेशेंट्स का पोस्चर ऑब्जर्व करें, उसकी हेड की पोजीशन देखें, कोई ऑब्वियसली एसिमेट्री देखें। लेट सपोज किसी को राउंडेड शोल्डर है, ये एसिमेट्री है। किसी का एक शोल्डर स्प्रिंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है, किसी का एक शोल्डर रेज्ड है, शोल्डर उठा हुआ है लेट्स सपोज, या शोल्डर ड्रॉप्ड है, तो वो भी सर्वाइकल स्पाइन पे आ सकता है। काइफोटिक का एबनॉर्मल पोस्चर है, या कोई सर्वाइकल रीजन में ऑब्वियसली स्वेलिंग आपको दिख रही है, इन्फ्लेमेशन दिख रही है, तो इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना होता है, ठीक है। ओके, सो हाउ एवर द एग्जामिनर जो है वो शुड आल्सो वॉच द पेशेंट, पेशेंट को गो थ्रू कर रहा होता है कि एग्जामिनेशन रूम में डेफिनेटली आप जो सारी चीजें चेक करते हो, सारी चीजें अनड्रेस करके ऑब्वियसली, तो मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न भी देखते हो और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो यूजुअली जो आपका स्टैंडिंग पोस्चर है वो बेस्ट पोस्चर कहलाता है एग्जामिनेशन के तौर पे। नॉर्मली सर्वाइकल स्पाइन को जब भी आप असेस करना चाहो तो स्टैंडिंग पोस्चर है, क्योंकि स्टैंडिंग पोस्चर से आप उसका फॉरवर्डेड पोस्चर निकाल सकते हो, ऑब्वियसली राउंडेड शोल्डर देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें, पॉकी चिन देख सकते हो, चीजें देख सकते हो। ओके जी, सो व्हाइल ऑब्जर्विंग अ सर्वाइकल स्पाइन आपने किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है? हेड एंड नेक पोस्चर आपने देखना है सबसे पहले, शोल्डर लेवल चेक करना है कि शोल्डर की एसिमेट्री तो नहीं है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स तो नहीं है, मसल स्पाज्म आर एनी एसिमेट्री। फेशियल एक्सप्रेशन भी मैटर करते हैं, क्वाइट पॉसिबल अगर उसको, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं लाइक फेशियल पैरासिस वगैरह हो रहा है, ये बहुत बोनी या सॉफ्ट टिश्यू कंटोर्स तो नहीं है, नॉर्मल सिटिंग पोस्चर उसका क्या है, मतलब कितनी देर उसका, लेट सपोज जो लोग कंप्यूटर या आईटी रिलेटेड होते हैं, एविडेंस ऑफ इस्कीमिया, कोई अपर लिम में पेन रेडिएट तो नहीं कर रहा, ब्लड मसल्स लॉस तो नहीं हो रहा सर्वाइकल लेवल पे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हर एंगल से आप उसको ऑब्जर्व करते हो एंड देन डेफिनेटली यू डिसाइड कि अब हमने इसकी रेंज ऑफ मोशन को असेस करना है, जो हमने रेंजेस पढ़ी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो बिफोर यू स्टार्ट, you will start always with the active movement. Whenever you start with the active movement or patient having pain in active movement, most of the time the structure involved are the muscles. क्योंकि मूवमेंट को आगाज करने वाले, इनिशिएट करने वाले हमारे पास मसल्स ही हैं। सो वेन एवर अ पेशेंट हैविंग अ पेन इन द एक्टिव मूवमेंट, लेट सपोज द क्रेडिट गोज टू द मसल्स। मोस्टली मैं वर्ड यूज करूंगा, नॉट नेसेसरली एवरी टाइम। सो द फर्स्ट मूवमेंट दैट आर कैरिड आउट आर द एक्टिव मूवमेंट फॉर अ सर्वाइकल स्पाइन, जो हमने अभी अभी ने डिस्कस की थी। तो सिटिंग पोस्चर में आप उसकी एक्टिव मूवमेंट कराओगे एंड देन एग्जामिनर इज डेफिनेटली लुकिंग फॉर द कि रेंज ऑफ मोशन किसी की कम तो नहीं है। तो जितनी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है, फ्लेक्शन कितनी होती है, एक्सटेंशन कितनी होती है, उसके
और उससे कम कितनी है। तो पेशेंट जितनी भी विलिंगली लेस परफॉर्म कर रहा है मूवमेंट को, उसको आप गो थ्रू करोगे और देखोगे कहीं हाइपर मोबिलिटी तो नहीं है या हाइपर मोबिलिटी तो नहीं। तो दोनों तरफ कंपेयर करते हो। रोटेशन की बात करो तो दोनों तरफ रोटेशन कंपेयर करोगे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन नॉर्मल से कंपेयर करोगे, तो नॉर्मल जो एनाटॉमिकल मूवमेंट्स है उससे आप कंपेयर करते हो। तो एग्जामिनर जो होगा वो सारी की सारी मूवमेंट परफॉर्म कराएगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फिर उसको नॉर्मल से आप कंपेयर करोगे। कौन कौन सी मूवमेंट्स आप उसको परफॉर्म करोगे। एक्टिव मूवमेंट्स की बात करें तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वी हैव अ फ्लेक्शन nodding movement at a cervical spine. Upper cervical spine में पेशेंट को कहोगे say yes and no. So these are the upper cervical movement. If you look at the picture, लिखा हुआ है anterior nodding movement, that is the upper cervical spine movement. ठीक है। Then look at the flexion जो कि mix up है, lower cervical spine है। तो सारी की सारी आप movements जो है वो परफॉर्म कराओगे। Now come to the when you perform the movement and there are the definitely the restriction, तो possible causes क्या हो सकते हैं। जस्ट लाइक एक्सटेंशन, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ पर आ रही है। एक्सटेंशन और राइट साइड बेंड में आ रही है, तो उसके पॉसिबल कॉजेज भी हो सकते हैं कि क्वाइट पॉसिबल जो राइट एक्सटेंशन है वो हाइपोमोबाइल है, तभी उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो रही है। या मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एंटीरियर कैप्सुलर की एडिजेंस हो सकती है, राइट साइड पे सबलक्सेशन हो सकती है, या कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ये पॉसिबल डीडी मैंने बनाया हुआ। ओके, राइट आफ्टर द एक्टिव मूवमेंट डेफिनेटली द क्रेडिट या second target would be the passive movement. If a patient having problem in passive movement, most of the time structure they are involved are the non contractile. तो एक्टिव मूवमेंट में अगर कॉन्ट्रेक्टाइल थी जो कि मसल्स थे, यहाँ पर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल की इन्वॉल्वमेंट। तो पेशेंट इफ द पेशेंट डजंट हैव अ full range of motion actively, then you can also ask, then don't need to ask, then you need to perform passively. तो examiner has not applied the over pressure, ओवर प्रेशर नहीं देना, बट उसकी पैसिवली आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। और पैसिव एग्जामिनेशन ज्यादातर जो सर्वाइकल स्पाइन्स की हैं वो एंटी ग्रेविटी से ज्यादा टूवर्ड ग्रेविटी ले जाएं, तो आप उसको सुपाइन पोजीशन में परफॉर्म करो। सुपाइन पोजीशन में वही आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारी परफॉर्म करोगे, चेक करने के लिए कि एक्टिव मूवमेंट में जितनी रेंजेस थी जहां पर वो एक्टिवली कर पा रहा था या कर पा रही थी, पैसिवली वो रेंजेस में क्या फर्क आ रहा है। तो आप उसको पेल्पेट करोगे अपर सर्वाइकल स्पाइन को, C1 को, C2 को। C1 के लिए तो हम पेल्पेट नहीं कर पाएंगे, C2 के लिए यू कम फ्रॉम द मेस्टोइड प्रोफिस, यू कैन कम फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस वगैरह वगैरह। अब पैसिवली भी ये सारी की सारी मूवमेंट परफॉर्म करोगे, लेकिन पैसिवली के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ओवर प्रेशर देना चाहो या साथ में अदर स्ट्रक्चर्स को पेल्पेट करना चाहो, क्योंकि पहला टारगेट होता है कि पेन जो है वो बोन से आ रहा है या मसल से आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ना हमने देखनी होती है। तो यू कैन परफॉर्म, यू कैन अप्लाई ओवर प्रेशर टू स्ट्रेच दैट स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें देखनी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ कुछ पॉसिबल कॉजेज लिखे हैं। अब अगर किसी को फ्लेक्शन और राइट साइड बैंड में रिस्ट्रिक्शन है, तो पॉसिबल कहाँ से है। हाइपोमोबिलिटी तो होगी होगी, मसल टाइटनेस भी करवा सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टडी देम। सो द दिस टेस्ट, ये जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, दिस टेस्ट असेस फॉर द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द, ये हमें ये बताएगा कि कहीं पर एक्सेसिव मूवमेंट तो नहीं है, दैट इज अ हाइपर मोबिलिटी। अगर हाइपर मोबिलिटी तो डेफिनेटली यू विल नॉट गो फॉर मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टेक्निक। तो ये भी तो एक असेसमेंट ही है ना। अगर हाइपर मोबिलिटी हो रही है, क्वाइट पॉसिबल इट कैन लीड टू द सबलक्सेशन, सबलक्सेशन या लिगामेंटस, मोर लिगामेंटस लेक्सिटी। अगर किसी में लचक ज्यादा है, लिगामेंटस लिगामेंट्स उसके ज्यादा लैक्स है, दैट कैन लीड टू द हाइपर मोबिलिटी एज वेल। तो पैसिव मूवमेंट के साथ आप ओवर प्रेशर देते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर द वर्ड पीपीवीआईएम, आई टोल्ड यू द पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स, ये भी असेसमेंट के तौर पे यूज होते हैं। सो इन एडिशन टू द पैसिव मूवमेंट, आप सारी सर्वाइकल स्पाइन की पैसिव मूवमेंट कराने के साथ साथ वहां पर ओवर प्रेशर भी परफॉर्म कर सकते हो, और उनको हम कहेंगे पीपीवीआईएम, पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल मोशन टेस्ट। उसमें आप क्या करते हो कि आप जो मूवमेंट्स हैं वर्टिब्रास की, उसके बराबर वाले वर्टिब्रा को लोकलाइज करते हो, स्टेबलाइज करते हो, और उसकी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल C3 4 को मोबिलाइज करना चाहते हो, C3 को करना चाहते हो तो 4 को आप स्टेबलाइज करोगे। तो इस तरह करके चीजें होती है। इनको हम कहेंगे ये एक एग्जामिनेशन का पार्ट है। और आप जो है वो एंड फील भी चेक कर सकते हो। एंड फील्स भी हमारे पास नॉर्मल होती है, नॉर्मल होती है, या ओवर प्रेशर के तौर पे भी परफॉर्म कर सकते हो, कि नॉर्मली पैसिव मूवमेंट परफॉर्म कराने के बाद एट द एंड रेंज पे आप उसको प्रेशर दे सकते हो इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कि किस किस्म की रेजिस्टेंस आ रही है। अगर वो सॉफ्ट आ रही है, फर्म आ रही है, हार्ड आ रही है, देन इट कैन लीड टू द डेफिनेटली द स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व फॉर द restriction. Then you should also note the capsular pattern as well. Like capsular pattern usually क्या होता है कि whenever the capsule of any joint is involved, किसी भी joint का अगर capsule involved है, let's suppose, तो वो उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, जिस तरह फ्रोजन शोल्डर का होता है, इस तरह करके इनका पैटर्न होता है। तो कैप्सुलर पैटर्न जस्ट लाइक साइड फ्लेक्शन एंड रोटेशन इक्वली, अगर अपर सर्वाइकल स्पाइन का
कैप्सूल इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हाइपोमोबिलिटी हो रही है, तो उसकी पहचान क्या है कि फ्लेक्शन और रोटेशन इक्वली लिमिटेड होगी। मतलब फ्लेक्शन जितनी लिमिटेड होगी 10 डिग्री, उतना ही जो है वो रोटेशन लिमिटेड होगी। उसके बाद यू कैन परफॉर्म द रेजिस्टेंट आइसोमेट्रिक टेस्टिंग। अब पहले हमने एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म की, फिर पैसिव, फिर कंबाइंड, चौथी है रेजिस्टेंट। RIT रेजिस्टेंट आइसोमेट्रिक टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है मसल्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए, और क्योंकि रेजिस्ट कौन करेगा, मसल ही करेगा ऑब्वियसली। फोर्स कौन जनरेट करेगा, मसल। सो द सेम मूवमेंट, जो वही मूवमेंट्स आप परफॉर्म करोगे लेकिन विद रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक टेस्टिंग, ताकि आप ये चेक करो कि मसल्स में स्ट्रेंथ कितनी है, मसल वीक है। ठीक है। तो जब हम MMT परफॉर्म करते हैं उस पर भी हम क्या फोर्स अप्लाई करते हैं, एंटी ग्रेविटी के बाद रेजिस्टेंस ही देते हैं, ग्रेड 4 और 5 को डिटेक्ट करने के लिए। इसी के लिए ये MMT इज द बेस्ट आंसर। रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक टेस्टिंग इज द MMT, जिसमें आप पेशेंट की मूवमेंट परफॉर्म कराते हो और उसको टास्क देते हो, डोंट लेट मी मूव यू या कॉन्ट्रैक्ट द मसल एज हार्ड एज पॉसिबल। आप उसकी सारी की सारी मूवमेंट को रेजिस्ट करते हो। राइट साइड बेंड करा रहे हो तो राइट साइड से पहले आप उसको राइट हैंड से रेजिस्ट करोगे, एंड देन यू विल आस्क द पेशेंट कि अब आप राइट साइड बेंड करो एंड आई विल रेजिस्ट यू, नंबर वन थिंग। या आप उसको राइट साइड ले जाओ एंड देन कमांड द पेशेंट, डोंट लेट मी मूव यू ऑन, मैं राइट साइड लेके जा रहा हूँ और आप मुझे रेजिस्ट करो, मुझे राइट साइड पे ना जाने दो, दैट इज आल्सो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक टेस्टिंग से ज्यादातर मसल्स की स्ट्रेंथ मालूम होती है। ठीक है। So this is how you perform the picture number A, that is a resisted flexion. You put the hand from the anterior side. For extension, you put the hand from the occipital, from the sideway for the right side bend. Then you can see. Then scanning examination, you can also detect the peripheral joint scan. Definitely, you must need to consider the peripheral joint as well. क्योंकि अगर cervical radiculopathy है तो उसकी symptom peripheral joints में जाएंगी। आप peripheral joint में TMJ को चेक कर सकते हो, क्योंकि upper cervical है, TMJ का close relationship हो सकता है। शोल्डर को चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है। जस्ट लाइक TMJ को चेक करने के लिए रेजिस्टेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ, शोल्डर को चेक करने के लिए आप उसकी शोल्डर की सारी मूवमेंट चेक करें, एल्बो की चेक करें। पैटर्न वही होगा, एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, कंबाइंड मूवमेंट, रेजिस्टेड मूवमेंट, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। Then definitely the neurological examination, you have dermatome and myotome. Dermatome मतलब the area of skin supplied by a single spinal nerve. Myotome area of a muscle. मसल को चेक करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, उसकी कॉन्ट्रेक्शन करवाना। तो मायोटोम मतलब सर्वाइकल स्पाइन के कौन से मायोटोम होंगे, C1 2 3 4 5 7, जो भी उनके मायोटोम्स हैं। तो मसल्स को चेक करने के लिए उसकी मूवमेंट कराई जाती है बेसिकली। तो C1 के लिए एक मूवमेंट होगी, C2 के लिए होगी। तो मायोटोम चेक किए जाते हैं बाय द रजिस्टर्ड मूवमेंट बेसिकली। तो C1 का मायोटोम है तो सर्वाइकल की कोई ना कोई मूवमेंट होगी जिसपे वो मसल बेसिकली काम करे। तो मायोटोम चेक करने के लिए हमने उनकी बेसिकली कॉन्ट्रेक्शन करवानी होती है। जस्ट लाइक नेक की जो साइड फ्लेक्शन है, नेक की जो फ्लेक्शन है सॉरी, वो C1 और C2। तो अगर आपने C1 और C2 का मायोटोम चेक करना है तो पेशेंट को बोलना है कि नेक की फ्लेक्शन करे, और ये यू कैन रेजिस्ट देम। अगर आपको पता लगे, देखें MMT में सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आप किसी मसल्स को नॉर्मल चेक करना चाहते हो तो पहले आप उसको टूवर्ड ग्रेविटी भी करवा सकते हो। वी हैव ग्रेड 0, वी हैव अ फ्लेकरिंग कॉन्ट्रैक्शन ग्रेड 1, then you have a toward gravity, eliminated gravity 2, then anti-gravity 3, then with resistance 4 and 5 with maximum resistance। तो नॉर्मली रेजिस्टेंस के बगैर भी आप चेक कर सकते हो मसल्स के ग्रेड, और विथ रेजिस्टेंस भी कर सकते हो। हाँ, अगर मसल वीक है, आप डायरेक्टली एंटी ग्रेविटी करते हो, देन यू डिसाइड ग्रेड 4 and 5। तो C1 और 2 के लिए आप उसकी नेक की फ्लेक्शन रेजिस्ट करोगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो C1 2 neck flexion, resisted neck flexion, neck side flexion grade 3, right? Sorry, nerve root 3। Then you come to the shoulder. Shoulder elevation is the C4, shoulder abduction is the C5, and then shoulder के साथ आप आते हो एल्बो पे। एल्बो फ्लेक्शन एंड रिस्ट एक्सटेंशन ये एक दूसरे के रिवर्स है। एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है, रिस्ट की एक्सटेंशन हो रही है, 6। अब रिवर्स कर लो, एल्बो की एक्सटेंशन, रिस्ट की फ्लेक्शन, C7, थंब एक्सटेंशन, C8, एंड देन एबिडक्शन, एंड जो आपके एडक्शन है इन जो छोटे हैंड के इंटरस्टिक मसल्स हैं विच आर सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। तो C8 और T1 मिलाकर अल्नर नर्व भी बनाते हैं ना, C5 6 अपर कॉर्ड बनाता है वगैरह वगैरह। तो उनके लिए उनकी रेजिस्टेंस कराओगे तो T1। दिस इज हाउ द यू डिटेक्ट दी ब्रेकियल प्लेक्सस या C1 to T1। Then after the myotome, definitely you have the functional assessment as well। functional assessment मतलब अब आप उसकी मूवमेंट्स करवाते हो। मतलब पहले आप रेजिस्ट कर रहे थे, जस्ट लाइक अगर आप किसी की नेक फ्लेक्शन असेस करना चाहते हो मायोटोम, तो नॉट नॉट नेसेसरली आप रेजिस्टेंस अप्लाई करो, आप उसे नॉर्मली मूवमेंट भी करवा सकते हो। अगर वो नॉर्मली एंटी ग्रेविटी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स वो ग्रेड 2 में है, तो उसको फिर ग्रेविटी इलिमिनेटेड में ले जाते हो। तो दैट इज द फंक्शनल असेसमेंट। सो सीरीज ऑफ द फंक्शनल टेस्ट आर मूवमेंट that also can be performed in order to detect the patient's functional capacity।
ठीक है, तो जो एजीएल और आईएडीएल जी हैं, दी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उनको भी असेस करने से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, राइट। सो द एनालिसिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन बाय द पेशेंट फॉर अ फंक्शनल लिमिटेशन, देन डेफिनेटली उनसे आप मूवमेंट चेक करते हो और बहुत सारी चीजें परफॉर्म करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पेशेंट को कहते हो कि भाई अपना शोल्डर जो है वो ओवर द हेड एक्टिविटी परफॉर्म करो, अब ओवर द हेड एक्टिविटी के लिए पेशेंट उसको एबिडक्शन में ले जाएगा, तो शोल्डर की एबिडक्शन से आप क्या डिटेक्ट कर रहे हो, ग्रेड 5 C5 को चेक कर रहे हो। इस तरह शोल्डर श्रक से क्या चेक कर रहे हो, C4, आप उसको बोलोगे अपने दोनों कंधे उस तरह, तो एक्टिविटी से ये क्या है, फंक्शनल असेसमेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं शोल्डर की, शोल्डर के अलावा गर्दन की मूवमेंट्स भी हो सकती हैं, जिनसे आप उनको बोलते हो कि भाई राइट साइड देखने की कोशिश करो, तो गर्दन की राइट रोटेशन चेक करो, तो रोटेशन से आप किसको आइडेंटिफाई करो, मूवमेंट्स को चेक करो, गर्दन आगे ले आओ। तो फंक्शनल असेसमेंट मतलब उससे काम करवा कर उसको आइडेंटिफाई करना। एंड देन आफ्टर द मायोटोम विच इज अ पार्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वी हैव द सेंसरी एग्जामिनेशन टू। नॉट नेसेसरली कि हर बार मसल अफेक्टेड हो, क्वाइट पॉसिबल उसका, क्योंकि हर स्पाइनल नर्व के दो रूट्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। मोटर तो आपने चेक कर लिया, सेंसरी, सेंसरी के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सेंसरी लाइट टच है, हार्ड टच है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, तो उससे आप डर्माटोम चेक करते हो, द एरिया ऑफ स्किन सप्लाइड बाय अ सिंगल स्पाइनल नर्व। ठीक है, देन यू गो फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग, कि आपने फॉर एग्जांपल अगर बोन लेवल पे प्रॉब्लम है, तो आपने बोन के डीजेनरेटिव चेंजेस देखने हैं, यू विल गो फॉर एक्सरे ओनली। बट व्हेन यू लुक एट द रेडिकुलोपैथी, यू नीड टू गो फॉर द एमआरआई, फॉर द सीटी वगैरह। एंड देन ब्रीफ अप्रेजल वी हैव। द ब्रीफ अप्रेजल मतलब आपने नेक की मूवमेंट चेक की, अब आप पैल्पेट करोगे टेंडरनेस को, मतलब एज अ ओवर प्रेशर। इफ यू लुक एट द पिक्चर, कि आपने पहले नॉर्मल मूवमेंट चेक की, राइट, अब आप उसके ऊपर ओवर प्रेशर देके अदर देन स्ट्रक्चर जो है लिगामेंट्स वगैरह, उनको जो है फाइनली चेक करते हो। दिस वाज द स्कैनिंग एग्जाम, एंड नाउ यू विल गो फॉर द रीजनल एग्जामिनेशन। रीजनल एग्जामिनेशन में वी हैव स्पेसिफिक टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं। इनस्टेबिलिटी एग्जामिनेशन है, इनस्टेबिलिटी मतलब लिगामेंट्स को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अपर सर्वाइकल के लिए, अगर अपर सर्वाइकल में आपको सस्पेक्टेड है कि यहाँ पर इनस्टेबिलिटी है, तो उन सेगमेंट्स को चेक करने के लिए अपर सर्वाइकल की मूवमेंट्स करवाना लाजम है। तो पैसिवली जो आप मूवमेंट करवाओगे अपर सर्वाइकल की, वो क्या होगी, देन यू मस्ट नीड टू पैल्पेट द C1, एंड C1 तो नहीं किया जा सकता, C2 को पैल्पेट करना भी आना चाहिए। सो इफ यू लुक एट द पिक्चर, फिर आप उस हिसाब से उसके एग्जामिन परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक वी हैव अ डाउन स्लोप, वी हैव अ अप स्लोप, तो मूवमेंट्स जहां पर परफॉर्म होती है, पहले उसको पैल्पेट करोगे तो वहां पर आप मूवमेंट बेसिकली करवा पाओगे। तो पैसिव स्टेबिलिटी जो अपर सर्वाइकल स्पाइन में है, वो मेनली डिपेंडेंट होती है एलआर लिगमेंट और ट्रांसवर्स लिगमेंट के लिए, और इन दोनों लिगमेंट्स के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अगर कहीं पर भी इन्फ्लेमेटरी कोई कंडीशन मौजूद है, जैसे लाइक आरए है, रोमेटेड आर्थराइटिस है, या कोई सर्वाइकल ट्रॉमा है, तो ये लिगामेंट्स भी तो डैमेज होंगे। अब लिगामेंट की इनस्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उसको ओवर प्रेशर अप्लाई करें, क्योंकि लिगामेंट का मेन काम क्या होता है, एक्सेसिव मूवमेंट को अवॉइड करना। एक लिगामेंट नॉर्मल मूवमेंट अलाउ करता है, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, उसको वो प्रिवेंट करेगा, ये लिगामेंट का काम है। तो लिगामेंट जिस मूवमेंट जो करवा रहा है उसको, जस्ट लाइक एसीएल के लिए हम क्या करते हैं, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, तो नॉर्मल तो वो एसीएल टिबिया को एंटीरियरली जाने देगा, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा जब जाएगा तो वो तब जाने देगा जब वो अफेक्टेड होगा। तो लिगामेंट को चेक करने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, कि आप उसकी मूवमेंट को एक्सेस, नॉर्मल मूवमेंट पता हो, उससे एक्सेसिव ले जाओ। तो एग्जामिनेशन फॉर द इंस्टेबिलिटी स्पेशली इन द अपर सर्वाइकल स्पाइन में कैसे चेक किया जाएगा, कि लिगामेंटस की लेक्सिटी को चेक किया जाता है, कोई एबनॉर्मलिटीज को चेक किया जाता है, या ट्रॉमेटिक इंजरीज को चेक किया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक दो टेस्ट का हम एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ लेटरल ट्रांसलेशन टेस्ट इन अ नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन। लेटरल ट्रांसलेशन टेस्ट में पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, सुपाइन पोजीशन होगी, थेरेपिस्ट पीछे खड़ा होगा, हेड के सर के पीछे खड़ा होगा, एज यू कैन सी, दोनों हाथ उसने C2 पे रखा हुआ एलआर लिगामेंट को चेक करने के लिए। तो पेशेंट्स का हेड जो है उसको स्टेबलाइज किया है, थेरेपिस्ट उसके पीछे खड़ा है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है। पहले वो स्टेबलाइज करेगा, मेंटेन करेगा पेशेंट की पोजीशन किसकी, एक्सिस की। एक्सिस मतलब जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और इंडेक्स फिंगर कहाँ पर प्लेस है, उसी के लेमिना के एक्सिस पे। ठीक है, एक्सिस मतलब जो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब कमांड क्या देगा या प्लेसमेंट क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, कि जो इंडेक्स फिंगर है, जो आपका मैन्युपुलेटिव हैंड मतलब फोर्स अप्लाई करने वाला जो हैंड है, वो एटलस पे प्लेस्ड होगा। ठीक है, एटलस पे प्लेस्ड होगा, और थीनार जो एमिनेंस है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, थीनार मतलब जो थंब वाले जो मसल्स हैं, वो कहां पर प्लेस होंगे, लेटरल पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द हेड, मतलब ऑक्सीपिटल एरिया पे प्लेस्ड होंगे। और थंब कहां पर होगा, मैक्सिलरी बोन पे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। अब हैंड बेसिकली कॉन्ट्रोलेटरल ग्लाइडिंग मूवमेंट परफॉर्म करेगा, किस लेवल पे, C0 से 1 एटलांटो ऑक्सीपिटल, एंड C1 to 2 एटलांटो एक्सेल पे। तो उसकी जो लेटरल वाइज मूवमेंट है,
उसको मूवमेंट वो बेसिकली परफॉर्म कर रहा है, लेटरल साइड मूवमेंट, जस्ट लाइक जब हम लेटरल मोबिलाइज करते हैं, लेटरली मोबिलाइज करते हैं, लेटरली ग्लाइड कर रहे होते हैं अपर सर्वाइकल स्पाइन पे। इस असेसमेंट से क्या होगा, जब आप उसको लेटरली ट्रांसलेट करोगे C1 C2 या C01 के दरमियान, हाउएवर C1 को पेल्पेट नहीं कर सकते, लेकिन स्कल के थ्रू तो आप उसको पेल्पेट कर सकते हो ना। तो उसको जब ग्लाइड दोगे, उसकी मूवमेंट से पता चल जाएगा। तो पॉजिटिव क्या होगा, रिमार्क्स क्या होगा, या तो पेशेंट को पेन होगा, या नॉर्मली अगर आपने C1 C2 की मोबिलाइजेशन, लेटरल मोबिलाइजेशन कभी करवाई है, तो आपको फील होगा कि ये मूवमेंट नॉर्मल से ज्यादा हो रही है। तो रिमार्क्स क्या मिलेंगे, परफॉर्म क्या करोगे, लेटरल ट्रांसलेशन बिटवीन C1 एंड C2 डन हो गया। डेफिनेटली विच इज नॉर्मली physically with naked eye is not observable. Now this test is carried out firstly between C1 and 2, and then it is performed C0 to 1, जो कि इस तरह करके आप उसको परफॉर्म करते हो। बहरहाल, तो इससे क्या पता चलेगा कि वहां पर जो भी मेन लिगामेंट्स होंगे, एलआर लिगामेंट होगा या जो ट्रांसवर्स लिगामेंट होगा, वो या तो पेशेंट को पेन होगा, या पेशेंट की सिम्टम कहाँ जाएंगी, हेडेक्स में जाएंगे। आई टोल्ड यू अपर सर्वाइकल सिम्टम ऊपर जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द व्हाट वी कैन से, बट दिस इज इन नॉट नॉन वेट बेयरिंग। एंड व्हेन कम इट्स टू द वी हैव द अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन टेस्ट, उसमें भी पेशेंट की पोजीशन पहले देखते हैं। पेशेंट की पोजीशन सुपाइन है। दिस टेस्ट इज कॉल्ड द FRT टेस्ट, अब इसको हम कह सकते हैं। बहरहाल, ये टेस्ट है अपर सर्वाइकल की फ्लेक्शन टेस्ट है, बट नॉन वेट बेयरिंग, क्योंकि सारा का सारा जो पेशेंट के स्कल का वेट है वो थेरेपिस्ट ने एब्डोमेन में, ये मेरी ही पिक्चर है, एंड ये जो लेटा हुआ ये भी मेरी टीम का कह लें कि वन ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट है। तो इसके पहले स्कल को मैंने एब्डोमेन पे रखा हुआ है, डन। अब इस पे आपने एक्सेल फोर्स अप्लाई नहीं करना, नंबर वन थिंग। इसको आपने सिर्फ फ्लेक्शन में लेके आना है, लेकिन पैसिवली। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन वेट बेयरिंग। तो पेशेंट की पोजीशन क्या है, सुपाइन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। थेरेपिस्ट उसके पीछे खड़ा है, पहले उसको स्टेबलाइज करेगा, एज यू कैन सी द पिक्चर, फिर एब्डोमेन के थ्रू मैक्सिमम उसकी फ्लेक्शन करानी है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द नॉन वेट बेयरिंग। क्यों, सारा का सारा वेट स्कल का थेरेपिस्ट ने, मतलब मैंने अपने एब्डोमेन पे उठाया हुआ है। दिस इज द रीजन दिस इज नॉन वेट बेयरिंग। एंड देन अगर एक टेस्ट होती है शार्प पर्सर टेस्ट, ये वेट बेयरिंग है। नाउ यू कैन सी कि जो पेशेंट का स्कल है उसने वजन खुद उठाया हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द वेट बेयरिंग। और इसकी पोजीशन क्या होगी, पेशेंट बैठा होगा, उसके डेफिनेटली जो नेक के मसल्स हैं, हेड के जो मसल्स हैं, वो स्लाइडली बेंड होंगी। शार्प पर्सर टेस्ट है। पेशेंट की पोजीशन क्या है, आपने उसके साइड पे, एज यू कैन सी माय पिक्चर, कि मैं उसके बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ। स्टेबलाइजेशन किस किस की करनी है, पहला स्टेबलाइज जो है मेंटेन करेगा पेशेंट की जो एक्सिस है, जो सर्वाइकल बोन है, उसकी पहले उसकी नेक की पोजीशन बनाई। अब आपने फिंगर की एम्प्लेसमेंट क्या करनी है, इंडेक्स फिंगर को पुट करना है स्पाइनस प्रोसीज पे पोस्टीरियरली। इफ यू कैन सी ऑन माय लेफ्ट साइड, जो मेरा लेफ्ट हैंड है जहां पर मैंने वॉच पहनी हुई है, दैट इज माय लेफ्ट हैंड, एज यू कैन सी। तो उससे इंडेक्स फिंगर से मैं उसको एक्सेस को प्रेस कर रहा हूँ, वहां पर एंड प्लेसमेंट कर रहा हूँ। अब मेरी दूसरी एंड प्लेसमेंट क्या होगी, मेरा जो राइट हैंड है वो उसका पाम प्लेस होगा फोरहेड पे। तो प्रोसीजर क्या है, जो मेरा पाम है, जो मैनिपुलेटिंग फोर्स अप्लाइंग हैंड है, वो पेशेंट का जो फोरहेड है वहां पर स्लाइटली प्रेशर अप्लाई करेगा पोस्टीरियर डायरेक्शन में, डोर्सल डायरेक्शन में। और इससे असेसमेंट से हमें क्या पता चलेगा, पेशेंट की जो सिम्टम्स है, दिस इज कॉल्ड शार्प पर्सर टेस्ट। और सिम्टम क्या होगी, अपर सर्वाइकल स्पाइन है तो इसकी सिम्टम रेडिएट करेंगी टूवर्ड दैट। तो पेशेंट की जो भी सिम्टम है, हेडेक, वट एवर, वर्टाइगो, डिजीनेस, वो बढ़ेंगी। इसको हम क्या कहेंगे, शार्प पर्सर टेस्ट। इस तरह करके वी हैव अ ब्रेकल कंप्रेशन टेस्ट, जिस तरह हमारे पास स्पर्लिंग टेस्ट है। ब्रेकल प्लेक्सस कंप्रेशन टेस्ट में क्या होगा, ब्रेकल प्लेसेस को हम कंप्रेस करेंगे। तो ये न्यूरोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें मूवमेंट कौन कौन सी परफॉर्म करेंगे, जैसे न्यूरोडायनामिक। न्यूरोडायनामिक टेस्ट में क्या होता है, ULTT अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट में क्या होता है, हम नर्व्स को मोबिलाइज कराते हैं सिम्टम्स को प्रोवोकेट करने के लिए। बहरहाल, तो ये न्यूरो जो सेंसिटिविटी है, न्यूरोलॉजिकल न्यूरो मैकेनिकल सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फाइन कंप्रेशन आप नर्व्स के ऊपर अप्लाई करते हो सिर्फ चेक करने के लिए। स्पेलिंग टेस्ट में क्या होता है, एक्सेल प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अब पहले हम इसको मेनूवर को समझते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर अप्लाई अ फर्स्ट कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट हम अप्लाई करेंगे ब्रेकल प्लेक्सस के ऊपर। कैसे, उसको स्क्वीज करके, थंब और इंडेक्स फिंगर से यू कैन स्क्वीज जहां पे आपका ब्रेकल प्लेक्सस है। और यू नो ऑल नो दैट C5 से वो निकल रहा होता है। और हमारे इंटरनल जो स्केलिन मसल्स हैं, तीन तरह के मसल्स होते हैं स्केलिन, एंटीरियर, पोस्टीरियर। हमारे पास जो मसल्स होते हैं स्केलिन के, उसको स्क्वीज भी किया जा सकता है। तो थंब और इंडेक्स फिंगर से आप उसको स्क्वीज करते हो जहां पर स्पेशली पेशेंट को पेन हो रहा है, तो वहां पर उसको स्क्वीज करोगे। और टेस्ट पेन तब पॉजिटिव कहलाएगा कि अगर पेशेंट की ब्रेकल प्लेक्सस को स्क्वीज करने से उसका पेन रेडिएट करे। इट मींस पेन रेडिकुलोपैथी है, ब्रेकल प्लेक्सस से आ रहा है। पर ब्रेकल प्लेक्सस में भी हमारे पास एक सर्वाइकल प्लेक्सस है, एक हमारे पास ब्रेकल प्लेक्सस है, उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन पॉजिटिव क्या आएगी कि पेशेंट का पेन रेडिएट करेगा। इसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट जिस तरह है, उसमें हम एक्सेल फोर्स अप्लाई करते हैं अबोव द स्किल। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन। देन वी हैव अ डिस्ट्रैक्शन टेस्ट।
डिस्ट्रैक्शन टेस्ट हमेशा होती है आर्टेरियल सिम्टम के लिए। डिस्ट्रैक्शन में कंप्रेस किया आपने, डिस्ट्रैक्शन में इसके रिवर्स किया जाता है, जस्ट लाइक ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन टेस्ट इज यूज फॉर द पेशेंट जिसको कंप्लेन है रेडिकुलर सिम्टम्स की, तो जिसमें रेडिकुलर साइंस हो रही है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपने सिंपली पेशेंट की जो पूरी गर्दन है, चिन जो आपकी दाढ़ी है, वहां पे एक हाथ रखा, एक ऑक्सीपिट पे हाथ रखा, और लॉन्गिट्यूडनली कंप्रेस करने के बजाय डिस्ट्रैक्ट करोगे इन अपोजिट, मतलब दो वर्टिब्रास को डिपार्ट कर रहे हो। दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन टेस्ट बेसिकली, जस्ट लाइक व्हेन यू अप्लाई अ ट्रैक्शन, एज यू कैन सी इन माय पिक्चर जिस पे डिस्ट्रैक्शन टेस्ट लिखा हुआ है। नाउ इफ यू लुक, पेशेंट कमिंग फ्रॉम इन अ सिटिंग पोजिशन, एक हाथ आपने राइट साइड पे रखा चिन पे, दूसरा ऑक्सीपिट पे, एक पिक्चर है, राइट। देन इफ यू लुक एट माय पिक्चर जो उसका अल्टरनेट है, पेशेंट कंप्लीटली सिटिंग पोजीशन में है, थेरेपिस्ट उसके पीछे खड़ा है, और दोनों कान पे, दोनों लेटरल साइड पे हाथ रखे उसके स्कल को आप कंप्रेशन डिस्ट्रैक्शन दे रहे हो। दैट इज द डिस्ट्रैक्शन टेस्ट। इसी तरह हमारे पास स्पर्लिंग टेस्ट है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इस पे इसको कंप्रेस किया जाता है, नर्व रूट्स जैसे आप कंप्रेस करोगे पेशेंट की सिम्टम रेडिएट करेंगे, इट मींस टेस्ट इज पॉजिटिव। और इफ यू कैन सी ऑन द पिक्चर द फोरामिनल जो पहले गूगल से ली गई है अप्लाई, और दूसरी मैंने पिक्चर अपनी लगाई है, हेड इन न्यूट्रल पोजीशन। राइट साइड में हेड थोड़ी सी फ्लेक्स है, उस तरफ फ्लेक्स है जहां जिस तरफ की सिम्टम्स हैं, और अगर पेशेंट की सिम्टम रेडिएट हो इट मीन टेस्ट इज पॉजिटिव, और दूसरा न्यूट्रल पोजीशन में है। दिस इज कॉल्ड दी स्पर्नल स्पर्लिंग टेस्ट, जिसको फोरामिनल कंप्रेशन टेस्ट भी कहा जाता है। अगर किसी को नर्व रूट की सिम्टम्स हैं, रेडिकुलोपैथी है, तो वो पेशेंट का पेन जो है उस अफेक्टेड साइड पे रेडिएट करेगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू परफॉर्म। तो बहुत और भी बहुत सारी टेस्ट हैं, बट आई हैव ट्राइड, मैं जितनी उसको यहाँ पर मेंशन कर सकूं। देन वी हैव अ फ्लेक्शन। अब जितनी भी हमने नॉन वेट बेयरिंग की, अब वो वेट बेयरिंग के साथ है। नॉन वेट बेयरिंग में फर्क क्या होगा कि सारा का सारा वेट आपने उठाया होता है। अब वेट बेयरिंग में सारा का सारा वजन पेशेंट ने खुद उठाया होता है। अब फ्लेक्शन वेट बेयरिंग या स्ट्रेच टेस्ट भी एक हमारे पास परफॉर्म होता है। फ्लेक्शन वेट बेयरिंग में क्या होगा कि अब पेशेंट ने अपना वेट खुद उठाया हुआ है, गर्दन का नंबर वन थिंग, इस पे आपने उसकी ट्रैक्शन देके फ्लेक्शन करानी होती है। इसको हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। अब फ्लेक्शन साइड बेंड कॉन्ट्रोलेटरल रोटेशन विथ वेट बेयरिंग, मतलब फ्लेक्शन की साइड बेंडिंग करवाई और फिर कॉन्ट्रोलेटरल अपोजिट साइड पे आपने रोटेशन कराई। यू कैन कॉल इट एज अ व्हाट वी कैन से, इसको हम कह सकते हैं कंबाइंड मूवमेंट, हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्शन साइड बेंडिंग कॉन्ट्रोलेटरल तीन मूवमेंट आप इकट्ठे करा रहे हो। इस तरह करके फ्लेक्शन वेट बेयरिंग है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। तो दीज आर ऑल, और कुछ पिक्चर्स मैंने डेफिनेटली जहां से मैंने टेक्निक्स ली है, कॉन्सेप्ट लिया है कैल्टन बोन का, उनका भी मैंने रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है। देन यू हैव अ सर्वाइकल ट्रैक्शन एज वेल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सर्वाइकल ट्रैक्शन इज आल्सो वन ऑफ देम, सर्वाइकल कंप्रेशन भी है हमारे पास। तो सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, लेट मी चेक देन। ओके, सर्वाइकल ट्रैक्शन देख लेते हैं। सर्वाइकल ट्रैक्शन बेल्ट के साथ भी देते हैं, मैनुअली भी देते हैं, सुपाइन पोजीशन में भी देते हैं, सिटिंग में भी देते हैं। पिक्चर नंबर वन जो है, ये मैंने एज इट इज बुक से ली गई है पिक्चर, जो दोनों मैं प्रेफर करता हूँ इसी को, लेकिन बेल्ट के साथ। पिक्चर नंबर टू, यही सेम एम्प्लेसमेंट विथ बेल्ट। पिक्चर नंबर थ्री इज स्पेसिफिकली फॉर द अपर सर्वाइकल ट्रैक्शन, एंड दिस वाज गिवन बाय द ब्रांड मोलिगन इन इट्स बुक। ये उसकी बुक में भी चीजें जो है मेंशन्ड है। ठीक है, देन वी हैव अ सर्वाइकल कंप्रेशन टेस्ट। सर्वाइकल कंप्रेशन व्हेन यू कंप्रेस द सर्वाइकल, जो हमने जिस तरह स्पेलिंग टेस्ट परफॉर्म किए थे, और उसकी भी पिक्चर मैं आपको आगे शो करूंगा इन अ न्यूट्रल पोजीशन। ओके, राइट आफ्टर दैट वी हैव सम अदर पेन प्रोवोकेशन टेस्ट, जिसमें PIUM है, एज यू कैन सी माय पिक्चर। मैं उसको मोबिलाइज कर रहा हूँ प्रोन पोजीशन में, ताकि पेन प्रोवोकेट हो। C3 को मोबिलाइज किया, 4 को किया, ताकि पेशेंट से पूछते जाएं कि पेन बढ़ तो नहीं रहा, वगैरह वगैरह। एडिशनल एग्जामिनेशन में टिश्यू स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, लेट सपोज आप किसी स्पेसिफिक टिश्यू की बात कर रहे हो, लाइक एलआर लिगामेंट है, स्पेसिफिक है। लाइक कोई भी सर्वाइकल का लिगामेंट है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, ड्यूरल सिलम टेस्ट है, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि यही सब कुछ है। पैसिव यूनिलेटरल ट्रांसलेटरी इवोल्यूशन, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एबनॉर्मल सेंसेशंस हैं, आप सेंसेशन चेक कर सकते हो। रिलेशनशिप ऑफ द सिम्टम्स, रिलेशनशिप ऑफ द सिम्टम्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द अदर सिम्टम, उनके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो कि क्या पता शोल्डर शोल्डर की पेन तो नहीं आएगी, सर्वाइकल की पेन ही शोल्डर में जाती है, लेकिन उनसे कोरिलेट किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रोक है, स्ट्रोक की वजह से भी जाहिर सी बात है सर्वाइकल इश्यूज हो सकते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर कौन सी मूवमेंट है जो सर्वाइकल की पेन को बढ़ा रहे हैं, कौन सी मूवमेंट्स हैं सर्वाइकल कम कर रहे हैं, ईजिंग फैक्टर जो नीचे लिखा हुआ है। सो नॉट द पिक्चर यूज इन, अगेन आई वुड एक्नॉलेज देम, पिक्चर जो इस चैप्टर में यूज की गई हैं, दे आर टेकन फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी डायग्नोसिस गिवन बाय द डायलन। ये याद रखिएगा, जो पिक्चर्स मैंने जिस बुक से उठाई उसका मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, राइट।
एंड देन वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ द मिड एंड सर्वाइकल, सेम प्रोटोकॉल होगा, मिड एंड सर्वाइकल के लिए सेम प्रोटोकॉल होगा, वही एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट और सारी चीजें आप चेक करोगे। और उसकी भी पिक्चर जहां जहां से मैंने ली है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। एडिशनल चैप्टर, एडिशनल एग्जामिनेशन वी विल प्रेफर इन, आई विल, लेट मी चेक, कुछ टेस्ट हैं, चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।